नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अतुल पाल सिंह। आज हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में वैदिक कालीन शिक्षा का अध्ययन कर रहे थे। इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का हमने बताया था कि ये इसकी विषय वस्तु अधिक है, इसलिए इसको हम कई भाग में बांट के अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि वैदिक कालीन शिक्षा की पृष्ठभूमि पढ़ा और उसकी विधिया के बारे में जाना, वैदिक शिक्षा में वेद के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। आज हम उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। परीक्षा प्रणाली। वैदिक कालीन में शिक्षा में जो परीक्षा प्रणाली थी वो मुख्य रूप से परीक्षा विहीन थी, अर्थात उसमें कोई परीक्षा नहीं होती थी। जो परीक्षा का माध्यम था वो लिखित परीक्षा ना होकर मौखिक होती थी। जब विद्यार्थी को एक निश्चित समय अवधि के बाद उनके गुरु उनको जानकारी शिक्षा दे देते थे। लगता था कि अब उनको 6 महीने साल भर का जो कोर्स था अब पढ़ा दिया गया, अब आगे की जो विषय वस्तु है उसके अनुसार हमको बताना, कहना, पूछना है। तो ये जानने के लिए कि उन्होंने क्या सीखा, तो जो परीक्षा का माध्यम था, परीक्षा का प्रकार था, वो ये था कि वो स्थानीय विद्वान को, जो गुरुजी थे, अध्यापक थे, स्थानीय विद्वानों को बुला करके एक सभा आयोजित करते थे और उनके विद्यार्थी जिन्होंने 1 वर्ष 2 वर्ष या निर्धारित शिक्षा को प्राप्त कर लिया है समय अनुसार, उनसे प्रश्न पूछा जाता था स्थानीय विद्वानों द्वारा, यानी मौखिक तरीके से उनसे वार्तालाप होता था। ये देखा जाता था कि उन्होंने क्या सीखा और उसके बाद क्या सीख करके उन विषय वस्तु को, ज्ञान को, व्यवहार को आत्मसात किया और क्या पुनः उसको बताने में सक्षम है। यदि सक्षम है और प्रश्नों का सही उत्तर दे रहे हैं और प्रश्नों को समझ रहे हैं, तो ये माना जाता था उस समय कि उनको निम्नलिखित परीक्षा या निम्नलिखित समय अवधि में जो विषय वस्तु पाठ्यक्रम दिया गया है वो अच्छे से समझ लिए हैं और मौखिक परीक्षा में जो स्थानीय विद्वान होते थे उनकी परीक्षा में सफल हुए, पास हुए, तो उनको आगे की शिक्षा के बारे में जानकारी दिया जाता था। इस प्रकार उस समय वैदिक कालीन शिक्षा को हम गुरुकुल शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। उस समय उनको परीक्षा व्यवस्था लिखित ना होने कारण मौखिक होती थी और कोई प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि जब लिखित परीक्षा नहीं होगी तो कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। और उस समय वैदिक कालीन शिक्षा में जो शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता था ज्ञान अर्जन, जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता था ज्ञान अर्जन। इस पर आप ध्यान दीजिए, ज्ञान अर्जन अर्थात ज्ञान को प्राप्त करना। जो विभिन्न ज्ञान होते थे वो आध्यात्मिक ज्ञान होते थे, शारीरिक ज्ञान होते थे, सामाजिक ज्ञान होते थे इत्यादि। इस प्रकार जब विद्या समाप्त होती थी, जब विद्यार्थी का जीवन विषय वस्तु समाप्त होता था तो वो घर लौटते थे, तो विद्या समाप्ति पर भी एक संस्कार होता था। इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा में विभिन्न संस्कार होते हैं, जिसमें बताया गया था कि विद्या आरंभ संस्कार, जिसको अन्य नाम से हम चूड़ा कर्म संस्कार भी कहते हैं। उसमें बच्चों का घर में शिक्षा के लिए वो तैयार होते हैं, जो 5 वर्ष की अवधि में होता है, और वो घर के बड़े लोगों से शिक्षा लेते हैं। फिर जब उसके बाद वो गुरु के पास जाते थे तो उपनयन संस्कार होता था, जिसको हम पहले चर्चा कर चुके हैं, पुनः यहाँ बताना चाहेंगे। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार का मतलब है बच्चों को गुरु के पास ले जाना। प्रश्न कभी कभी आता है कि उपनयन संस्कार क्या है, तो हम कह सकते उपनयन संस्कार का मतलब है बच्चों को गुरु यानी अध्यापक के पास शिक्षा के लिए ले जाना। और विद्या आरंभ संस्कार को हम चूड़ाकर्म संस्कार भी कहते थे। उसी प्रकार जब गुरु के पास छात्र की विषय वस्तु या उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी, तो उस समय जो संस्कार होता था उसको समावर्तन संस्कार कहते थे, अर्थात शिक्षा समाप्ति संस्कार। अन्य सरल शब्दों में आप जान ले कि शिक्षा समाप्ति संस्कार को अन्य किस नाम से जानते हैं, या वैदिक कालीन में जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो उस समय कौन सा संस्कार किया जाता था, तो उस समय समावर्तन संस्कार किया जाता था। प्रश्न चाहे ऐसे पूछे कि शिक्षा समाप्ति पर कौन संस्कार होता था, समावर्तन संस्कार। ऐसे भी प्रश्न बनता है
कि समावर्तन संस्कार क्या है, तो हम कह सकते हैं समावर्तन संस्कार वैदिक कालीन में जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो उस समय जो संस्कार किया जाता था उसको समावर्तन संस्कार कहते थे। और जब विद्यार्थी का समावर्तन संस्कार होता था तो उनके पास दो विकल्प होते थे कि वह पुनः अपने परिवार में लौट जाए या गुरु के पास रह के अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाए या उनके सेवा में आगे लग जाए। तो इस प्रकार अधिकतर लोग अपने गुरु के पास ना होकर के शिक्षा लेके अपने विभिन्न गंतव्य को, घर को या महल को जैसे विद्यार्थी होते थे वापस हो जाते थे। और उस समय एक और चीज बताना चाहेंगे, उस समय वेदों का प्रचलन था। आप जान ही रहे हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा में वेद का विशेष महत्व था। उस समय 1 वेद, 2 वेद, 3 वेद, 4 वेद, वेद के जो ज्ञाता होते थे उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे ये देखिए लिखा हुआ है, एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे। एक संबोधन था, एक उपाधि कह सकते हैं वेदों के ज्ञाता। जो वेदों के ज्ञाता होते थे उनको विभिन्न नाम से जाना जाता था। पहला, एक वेद के ज्ञाता को स्नातक। स्नातक शब्द हम लोग को आज सुना सुना लग रहा है और इसलिए इसको हम अच्छे समझ रहे होंगे। और जो 2 वेद के ज्ञाता थे, अर्थात जिनको 2 वेद का जिन्होंने अध्ययन किया था, जिन्होंने 2 वेद का उनको आत्मसात था, ज्ञान था, तो उनको वसु कहते थे। 2 वेद के ज्ञाता को वसु, कहीं कहीं वसु भी लिखा मिलता है। 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहते थे। और 3 वेद के ज्ञाता को, कोई 3 वेद, कुल 4 वेद होते हैं, इसके पहले चर्चा कर भी चुके हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र, 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे। और जो 4 वेद के ज्ञाता होते थे, महान व्यक्तित्व, उनको आदित्य नाम से संबोधित करते थे या उपाधि दी जाती थी। आप पुनः सुन लें, वेदों के ज्ञाता, 1 वेद, 2 वेद, 3 वेद, 4 वेद, जैसा जिसको ज्ञान था उसी हिसाब से उसको संबोधन उपाधि दी जाती थी। 1 वेद के ज्ञाता को स्नातक, 2 वेद के ज्ञाता को वासु, 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र, 4 वेद के ज्ञाता को आदित्य। प्रश्न भी बनता है कि 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, आपको क्रम से याद है तो आप बता सकते हैं वासु, आप क्रम से भी याद कर सकते हैं। स्नातक वासु रुद्र आदित्य, स्नातक वासु रुद्र आदित्य, अर्थात क्रम से है नंबर 1 2 दे दीजिए, 2 3 4 मालूम चल जाएगा कि 1 का मतलब 1 वेद के ज्ञाता, 2 का मतलब 2 वेद के ज्ञाता, 3 का मतलब 3 वेद के ज्ञाता, 4 का मतलब 4 वेद के ज्ञाता। ये अपने समझने के लिए हम बता रहे हैं, ये सुविधा होगी। अब आगे चलते हैं कि उस समय जो शिक्षा प्रणाली था वो मुख्य रूप से वैदिक कालीन में ज्ञान पर आधारित था और बच्चों के बहुमुखी विकास पर ध्यान दिया जाता था। बच्चों के बहुमुखी विकास पर ध्यान दिया जाता था, इसलिए इस काल में शिक्षा जो थी वो विशेष रूप से बच्चों के व्यक्तित्व पर विशेष फोकस होता था, ध्यान दिया जाता था। अब आगे चर्चा करते हैं विशेषताएं, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता या गुरुकुल शिक्षा की विशेषता, जिसमें है नंबर 1, शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता या प्रमुख पक्ष, शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, अर्थात जो शिक्षा थी उस पर राज्य का नियंत्रण नहीं था। और उस पर नियंत्रण किसका था, जो उसको संचालन करते थे, गुरु का, ब्राह्मणों का, उनके सीनियर का था। राज्य सिर्फ उनको आर्थिक सहयोग दे सकता था, लेकिन उनके किसी भी व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का या दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं था। अगला पॉइंट है, शिक्षा लोगों का निजी कार्य था। शिक्षा लोगों का निजी कार्य था जिसका प्रबंध ब्राह्मणों के अधीन था। उन्हें, अर्थात शिक्षा व्यवस्था के लिए या ब्राह्मणों को, उन्हें राजा द्वारा अथवा धनी वर्ग द्वारा स्वेच्छा से अनुदान दिया जाता था। जो शिक्षा का काम था एक निजी काम के तौर पर
किया जाता था। जो गुरुजन थे, आचार्य थे, ब्राह्मण थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे, उसमें स्वेच्छा से आते थे और सेवा भाव से शिक्षित करते थे। और शिक्षा को में जो विभिन्न खर्च होते थे, तो उसमें समय समय पर राजा उदार हृदय होते थे, शिक्षा के विकास के लिए धन देते थे। इसके अलावा उस राज्य में विभिन्न प्रकार के धनी वर्ग होते थे, वो चाहे सेठ साहूकार हो या अन्य हो, वो स्वेच्छा से धन देते थे, जिससे शिक्षा संबंधी जो आर्थिक परेशानी होती थी वो नहीं हो पाती थी। शिक्षा सार्वजनिक एवं निःशुल्क थी, अर्थात शिक्षा सभी के लिए थी और निःशुल्क थी। इसके पहले चर्चा कर चुके। सभी का मतलब जो 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए थी। शूद्र के लिए शिक्षा में कोई व्यवस्था नहीं थी वैदिक कालीन व्यवस्था में। तो शिक्षा सार्वजनिक एवं निःशुल्क थी, उसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। लेकिन उन विद्यार्थियों से दैनिक काम के लिए, जैसे पौधों में पानी देना, पशुओं की सेवा करना या भिक्षा मांगना आदि ऐसे कामों के लिए उनसे सहयोग लिया जाता था। बालक गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, एक अन्य व्यवस्था थी। स्कूली व्यवस्था जैसे नहीं कि विद्यार्थी स्कूल में जाता है, लेकिन जो वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता थी, उसमें बालक जो शिष्य होते थे वो गुरु के पास शिक्षा लेने उनके घर अर्थात गुरुकुल या आश्रम में जाते थे और वहीं रह करके शिक्षा लेते थे। इसलिए हम वैदिक कालीन शिक्षा को कहीं कहीं या अन्य नाम से जानते, गुरुकुल शिक्षा के नाम से, आश्रम शिक्षा के नाम से, वैदिक कालीन शिक्षा के नाम से, आदि नामों से पुकारते हैं। शिक्षा पुस्तकीय ना होकर व्यवहारिक थी। उस समय जो विषय वस्तु था या जो जानकारी दी जाती थी वो पुस्तक पर आधारित नहीं था, वो व्यवहारिक थी। जो व्यवहारिक ज्ञान में हमको समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में सामना करना पड़ता था, उसके माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, व्यवहारिक थी। बालक समस्त क्रियाओं को करता था और व्यवसायिक कौशल को करके सीखता था, अर्थात जो भी काम था वो क्रियात्मक रूप से बालक स्वयं करता था और करके सीखने का प्रयास करता था, जिससे उसको स्व अनुभव द्वारा उसको वो जानकारी प्राप्त हो। शिक्षा जो शिक्षा थी वो गुरु के पास रह के सीखा जाता था, अर्थात जो बालक होते थे वो बच्चों के पास जो बालक होते थे वो गुरु के घर, आश्रम या कुल में जाते थे, वहीं आवासीय रूप से रहते थे, पढ़ते थे और उसके बाद उसमें उनकी सेवा करते हुए शिक्षा लेते थे। और ये आप कह सकते हैं कि आवासीय होती थी, यानी वो उन्हीं के आवास में आश्रम में रहते थे। इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कि वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में जो हम लोगों ने सीखा, आइए पुनः चर्चा करते हैं। इसके पहले हम लोग ने सीखा कि विद्या आरंभ का क्या मतलब है। जब विद्या 5 वर्ष के बाद बच्चा जब घर में विद्या का शुरुआत करता है तो उसको विद्या आरंभ या चूड़ा कर्म संस्कार के नाम जानते हैं। उपनयन संस्कार किसे कहते हैं? उपनयन संस्कार जब बालक गुरु के पास शिक्षा लेने जाता है उस संस्कार को उपनयन संस्कार कहते हैं। और शिक्षा समाप्ति पर कौन सा संस्कार किया जाता है? समावर्तन संस्कार शिक्षा समाप्ति पर किया जाता है। ये वैदिक कालीन शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं और इसके बारे में पहले वेद के बारे में बता चुके हैं। इस समय कक्षा में मॉनिटर प्रणाली भी विकसित थी। अब इस प्रकार आज हम लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था एवं वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता के बारे में संक्षिप्त चर्चा की। इसके अगले क्लास में कुछ इसका विषय वस्तु बाकी है, जैसे वैदिक कालीन शिक्षा की कमियां क्या है या कुछ अन्य हम चर्चा करेंगे और अगले क्लास में पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।